Okay, so we were talking about secretions of gastric यानी कि स्टमक, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। अब जो है ये जितने भी गैस्ट्रिक सिक्रेशंस हैं इसकी रेगुलेशन कंट्रोल इसका कैसे हो रहा है। कंट्रोल बेसिकली डिफरेंट लेवल पे होता है। किसी भी चीज़ की जो कंट्रोल है वो इस सेंस में होता है कि या तो उसे पीछे से कोई धक्का मार रहा हो या आगे से उसको कोई रोक रहा हो। अगर कोई भी चीज़ है मूव इस बेस पे करती है कि उसको पुश करने वाली फोर्स क्या है, पीछे से और सामने से कोई फोर्स कर रहा हो तो ठीक है। तो इसी तरह जो है वो स्टमक के अंदर सिक्रीशंस होनी है। सिक्रीशन किस बेस पे होनी है, ताकि फूड की मूवमेंट हो सके। और उसी मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं उसको बैक से भी और आगे से भी। बैक से कौन कर रहा है, सिलिक फेज, सेंसरी सिग्नल, विजन, स्मेल एंड एंट्री ऑफ फूड एट cardiac sphincter of stomach signal vagal center of medulla. Medulla is the part of brain, सॉरी एक रू आ गई थी फैसल साहब वाली। मेडुला जो ब्रेन का पार्ट होता है उसके अंदर उसका एक सेंटर है, उसका एक मेडुला का आगे फर्दर पार्ट है वेगल सेंटर। बेसिकली ये वेगल सेंटर दो पॉइंट से कंट्रोल हो रहा है। पहला पॉइंट जो है वो आपकी विजन है, सेंसेस, आप सूंघते हो या आप देखते हो खाने को, ठीक है, वो इसको स्टिमुलेट करता है। और दूसरा इसका पार्ट है एंट्री ऑफ फूड इन, जैसे ही फूड जो है वो स्टमक के स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, कार्डियक स्फिंक्टर वहां पे जाके पहुंचता है। ये दोनों पॉइंट जो है ये दोनों सिग्नल करते हैं वेगल सेंटर ऑफ मेड्यूला को। अब जो वेगल सेंटर है ये बेसिकली आगे फिर गैस्ट्रिक सिचुएशन को क्या करता है, स्टिमुलेट कर रहा होता है। अब इसके वजह यही वजह है कि जैसे ही आप खाना देखते हो या कहीं आप सिर्फ अच्छी सी स्मेल आ जाए तो पेट में जो है वो गड़ 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 के शुरू हो जाती है, ठीक है। दैट इज ड्यू टू रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ठीक है। और वो क्यों हुआ, अभी तो आपने खाना खाया भी नहीं, ठीक है। तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन क्यों रिलीज होगी, क्योंकि आपने देखा और वेगल सेंटर ने उसको कंट्रोल किया। अब कुछ लोग हैं जिनके अंदर जो है वो कंट्रोल ये नहीं होता, सेंसेस नहीं होते, प्रॉपर सेंस नहीं कर सकते, जैसे ओल्ड एज पीपल होते हैं, ठीक है। तो उनमें डाइजेशन प्रॉपर ना होने की एक वजह ये भी है। खैर, अगर फर्ज कर लो कि नहीं कोई बंदा सेंस कर सकता, इसका मतलब है गैस्ट्रिक सिक्रीशन रिलीज ही नहीं होंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। दूसरा पॉइंट है वो है गैस्ट्रिक का एंट्री पॉइंट, ठीक है। जैसे ही फूड आपके इसके अंदर लिवर के अंदर एंटर करता है और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्टमक पे जाता है, तो वहां से भी वेगल सेंटर जब स्टिमुलेट होता है और उसको गैस्ट्रिक को स्टिमुलेट करवा देता है, ठीक, दो पॉइंट से कंट्रोल। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड, ठीक है, सिस्टम। तो ये बेसिकली डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और एसिड एंड पेप्सिन प्रोडक्शन को आपने पढ़ा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। जैसे ही कोई स्ट्रेस कंडीशन आती है तो डाइजेशन रुक जाती है, वो रोकने वाला कौन है, सिंपैथेटिक सिस्टम। और जैसे ही कंडीशन नॉर्मलाइज हो जाती है तो एक और सिस्टम वर्क करता है जो कि पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है। दैट इज एन अदर सिस्टम जो कि उसका एंटागोनिस्ट काम करता है और वो डाइजेशन को क्या करता है, इंप्रूव करता है। तो यहाँ से आपको ये याद रह जाएगा कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी उसको कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गैस्ट्रिक फेज। ये एस्ट्रिक लिखा गया, गैस्ट्रिक है। Gastric secretion are controlled by local reflexes, vagal reflexes and gastrointestinal. गैस्ट्रिक सिक्रीशन खुद गैस्ट्रिक सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर रहे थे, मतलब एक टाइप ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन कंट्रोल कर रही है गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को। हमने अभी देखा ऊपर जब हम गैस्ट्रिक एसिड की बात कर रहे थे, हिस्टामाइन रिलीज हो रहा था, ठीक है। और हिस्टामाइन के आगे लिखा हुआ था कि कॉज द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। इसी तरह हमने जी सेल देखे जो कि गैस्ट्रिन रिलीज करते थे और गैस्ट्रिन आगे क्या कर रहे थे, इस गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को रिलीज करवा रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि गैस्ट्रिक अपनी मैदे की अपनी सिक्रेशंस खुद ब खुद अपने साथ वाली सिक्रेशन को प्रमोट कर रही हैं। लोकल रिफ्लेक्सेस डेफिनेटली स्टमक की अपने रिफ्लेक्सेस हैं, वो इसको कंट्रोल कर रही हैं। वेगल रिफ्लेक्सेस ये ऊपर से जो आ रही हैं वो। और तीसरी जो है वो गैस्ट्रिन हिस्टामाइन, गैस्ट्रिन भी और हिस्टामाइन भी दोनों ही रिलीज हो रहे थे, दोनों ही आगे गैस्ट्रिक एसिड को स्टिमुलेट करते हैं। तो बोथ ऑफ देम आर हियर। लास्ट जो है वो इंटेस्टाइनल फेज होता है। अब मैंने ये तीनों चीजें जो है इनमें कुछ ये थी कि जो पहले से पीछे से काम कर रही हैं, उसको खेच धक्का मार रही हैं वो को के काम करो। आगे से जो है वो इंटेस्टाइनल फेज है जो कि डिफरेंट न्यूरोनल या हार्मोनल मैकेनिज्म के जरिए जो है गैस्ट्रिक सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। किस तरह, अगर तो इंटेस्टाइन हुई खाली, उसके अंदर फूड नहीं है, तो वो हार्मोनल या न्यूरोनल कंट्रोल के जरिए स्टमक की सिक्रेशन को तेज कर देगा। तेज करने की वजह से फूड जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे सिर्फ डाइजेस्टिव फूड आगे मूव कर सकता है स्टमक के अंदर जो है, तो वो फूड जो है वो आगे मूव होना शुरू हो जाएगा। आगे उसकी प्रॉपर बाकी जो रिमेनिंग डाइजेशन है वो होगी, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होने लग जाएगी, ठीक है। अगर इंटेस्टाइन क्या है, खाली है, तो इंटेस्टाइनल फेज इस तरह गैस्ट्रिक सिक्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। अगर इंटेस्टाइनल फेज, इंटेस्टाइन जो है वो फिल्ड अप है, वो उसके अंदर मटेरियल ऑलरेडी बहुत है, तो वो क्या चाहेगी कि स्टमक जो है वो स्लोली रिलीज हो, वो डाइजेशन जो है वो
स्लो हो जाए, तो वो किस तरह करेगी, वो अब उसी हार्मोन और न्यूरल कंट्रोल के जरिए स्टमक की सिक्रीशन को डिमिनिश कर देगी, रोक देगी। और उसके रोकने की वजह से फूड जो है उसकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी और इंटेस्टाइन जो है वो अपना काम प्रॉपरली कर पाएगी। तो ये चार तरीकेकार हैं जिसके जरिए स्टमक सिक्रीशन जो है वो एट अ टाइम जो है वो मैनेज हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 90% जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। इसके दो उसने बताया हो कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जिनको आप ड्यूडेनल ग्लैंड्स कह देते हैं, और ये सब म्यूकोजल ग्लैंड ऑफ ब्रूनर ग्लैंड, इनको सब म्यूकोजल ग्लैंड भी कहते हैं या ब्रूनर ग्लैंड भी कहते हैं। और इन्होंने म्यूकस को रिलीज करना होता है काइम को इंटेस्टाइन में, जैसे ही काइम जब एंटर करेगी इंटेस्टाइन में म्यूकस को, ताकि उसकी जो है वो प्रोटेक्ट कर सके एपिथेलियम को। ठीक है। ऊपर मेरे से पहले बाइकार्बोनेट निकल गया था मुंह से आई थिंक, तो आपने म्यूकस याद रखना है उसकी जगह, म्यूकस की प्रोटेक्शन, ताकि उसको एपिथेलियम को प्रोटेक्ट कर सके। इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, डिफरेंट इंटेस्टाइनल जूस एक रिलीज होता है जो कि 1.8 लीटर पर डे है। अब यहाँ पे कंट्रा इंडिकेशन है। ठीक है। स्टार्ट में हमने देखा था 1.5 लीटर इंटेस्टाइनल सिक्रीशन थी, यहाँ पे उसने 1.8 लीटर बता दिया। ठीक है। तो खैर, जिस भी हिसाब से हम इसको याद रखने, 1.8 लीटर जो है वो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है, ताकि जो कि एक तो उसको मॉइस्चर करता है और दूसरा बफर करता है। मॉइस्चर का मतलब है कि उसको लुब्रिकेट करेगा मटेरियल को, ताकि उसकी मूवमेंट मटेरियल उसको मोटाइल कर देगा ना, उसके अंदर ऐसा उसको बना देगा लिक्विडिफाई फॉर्म में, ताकि वो मूव इजीली कर सके। और दूसरा जो है उसकी पीएच को जो है वो बफर करेगा, क्योंकि गैस्ट्रिक से जब निकल के आता है तो उसके अंदर एसिड बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी जो लो पीएच होती है उसको मेंटेन करता है, उसको जो है वो प्रॉपर मैनेज करने के लिए फिर ये इंटेस्टाइनल जूस होता है। वी नो दैट इसके अंदर बाइकार्बोनेट्स आ जाएंगे, पेंक्रियाटिक एंजाइम्स आ जाएंगे, पेंक्रियाटिक एंजाइम डाइजेशन करेंगे, बाइकार्बोनेट जो है रिलीज हो रहा है वो पीएच को मैनेज करेगा। कीप एंजाइम एंड डाइजेस्टिव मटेरियल इन सॉल्यूशन फॉर्म, और उसको लिक्विडिफाई फॉर्म में रखेगा ताकि उसको प्रॉपरली मूव कर सकें। अब कुछ सेपरेट साइड ऑर्गन्स हैं जो कि इसके अंदर काम करते हैं, जिनमें हमारे पास पहले है पेंक्रियाज। इट लाइज पोस्टीरियर टू स्टमक नियर एब्डोमिन टुवर्ड्स स्प्लीन एंड बाउंडेड विद पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये चार इसकी साइडें हैं। ठीक है। चार पॉइंट है, चार लोकेशन पॉइंट है उसके, जिसको आपने याद रखना है। ये क्या है कि पोस्टीरियर टू स्टमक, स्टमक के पीछे, टुवर्ड्स स्प्लीन, स्प्लीन की तरफ, नियर ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के पास, एंड विद पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी जो है ये बेसिकली एक पेट, यानी कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी और सामने वाली जो वॉल है, इस कमर और सामने वाली वॉल है, इसके अंदर एक गुब्बारा है जिसके अंदर ऑर्गन्स हैं। तो उसकी एक विजरल जो है वो सामने वाली लेयर है पेरिटोनियल कैविटी की, और जो इसकी दूसरी है वो पीछे की साइड पे लेयर आ जाएगी। ठीक है। तो ये दो लेयर्स हैं, मतलब एक डोर्सल होती है, एक विजरल होती है। तो अंदर एक गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सारे ऑर्गन्स मौजूद हैं। तो पिछली साइड से जो है ये एब्डोमिनल की कैविटी की जो पोस्टीरियर वॉल है उसके साथ सी शेप कर्व ऑफ द डिनम एट द, ये ऊपर आपने डायग्राम देखी है या ये जो ऊपर स्टमक बनी हुई है, देखो नीचे से जो है ना, जहाँ पे स्टमक एंड होता है वहां सी शेप स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के अंदर जो है, इसी इसी साइड से जो है वो ट्यूब जो पेंक्रियाज की है, डक्ट जो है वो इसके अंदर इंसर्ट होती है। ये ड्यूडिनम होता है, तो यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। ऊपर ये छोटी सी आपको डायग्राम नजर भी आ रही होगी, नीचे जो सी शेप स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्टमक एंड होके आगे ट्यूब गोल होके जाती है। सही है। यहाँ पर ड्रॉ नहीं होगी वरना मैं ड्रॉ कर देता। तो इसके अंदर जो है यहाँ से इंटर करता है थिन कैप्सूल ऑफ सिंपल क्यूबोडियल एपिथेलियम कनेक्टेड टिश्यू कवर पेंक्रियाज। और पेंक्रियाज के सबसे बाहर क्या है, एक सिंपल क्यूबोडियल एपिथेलियम का एक कनेक्टिव टिश्यू का एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। हिस्टोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हिस्टोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में बता दें कि पेंक्रियाज के अंदर जो है वो टिश्यू लेवल पे जाके क्या स्ट्रक्चर है। तो उसमें सबसे पहले पेंक्रियाटिक एसिनाई। एसिनाई इज लाइक दीज आर द ब्लाइंड पॉकेट इन द पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के अंदर जो है वो ब्लाइंड पॉकेट्स, ब्लाइंड पॉकेट्स में बता दें कि पाउचेज होते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर दे आर लाइन स्ट्रक्चर एंड कंटेन स्कैटर्ड पेंक्रियाटिक आइलैट्स। एक मिनट। अच्छा, वेट अ मिनट। चलो, तो बेसिकली पेंक्रियाज के अंदर जो है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिनके अंदर जिस उन पाउच लाइक या ब्लाइंड पॉकेट्स के अंदर फर्दर क्या मौजूद होता है, उनके अंदर जो है फर्दर आइलेट्स मौजूद होते हैं। ठीक है। जिनमें से आपने याद भी रखे होंगे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है। और जो कि आगे रिलीज करते हैं ग्लूकागॉन और इंसुलिन को। और दूसरा पेंक्रियाटिक आइलेट्स क्या हैं, ये एंडोक्राइन टिश्यू हैं पेंक्रियाज के, जो कि पेंक्रियाटिक एसिनाई के अंदर मौजूद होते हैं। और
ये तमाम पेंक्रियाटिक सेल का सिर्फ 1% होते हैं। सिक्रीशन पेंक्रियाज की दो होती हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ये वाहिद ऑर्गन है जो कि एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। ये वो ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करता है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या फर्क होता है कि एंडोक्राइन जो है वो बेसिकली डक्टलेस होते हैं, कि उनके अंदर कोई ट्यूब सिस्टम नहीं होता। और एक्सोक्राइन वो होते हैं जो कि डक्ट के साथ काम करते हैं। जैसे कि जो पेंक्रियाज है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर अपनी सिक्रीशन रिलीज करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है वो उसके एंडोक्राइन का पार्ट है। और उसके अलावा पेंक्रियाज जो है वो बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है। उसके अलावा मतलब बाइकार्बोनेट वगैरह को रिलीज करता है, वो उसका डक्ट सिस्टम है। तो उसको इसके लिए उसको एक्सोक्राइन कहते हैं। इट इज डन बाय एक्सटर्नल सेल ऑफ द पेंक्रियाज टू रिलीज। अब वो क्या रिलीज करते हैं, दो कंपोनेंट हैं। पहला एक्वस कंपोनेंट है और दूसरा एंजाइमेटिक कंपोनेंट है। एक्वस कंपोनेंट के अंदर आपके पास बाइकार्बोनेट आ जाते हैं जो कि स्टमक एसिड को जो है वो उसको पीएच को मेंटेन रखने के लिए स्टमक एसिड को बफर करता है और पीएच को मेंटेन रखता है। तो बाकी उसके अलावा बाकी सारे एंजाइम्स हैं। आपको पता है तीन न्यूट्रिएंट होते हैं, चार बेसिकली चार होते हैं, कार्ब, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियो जिसको जो जो कि डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर्स के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस। तो ये चार चीजें होती हैं जिनकी डाइजेशन जरूरी होती है। तो इनमें जो है कार्ब्स है तो उसके लिए अल्फा अमाइलेज बिल्कुल सेम टू सेम काम करता है, जैसे कि लिंगुअल लाई जो आपके माउथ के अंदर लाइपेज रिलीज होता है वो काम करता है। सॉरी, अमाइलेज होता है, सेलिवरी अमाइलेज जिसे कहते हैं वो वाला। उसके बाद आ जाता है पेंक्रियाटिक लाइपेज। ये लिपिड्स को ब्रेक करेगा। फैटी एसिड में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं डिफरेंट, जो कि ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, जबकि स्टमक के अंदर क्या था, पेप्सिन। अब ये तीनों जो हैं ये डिफरेंटली काम करते हैं। ठीक है, तोड़ना इन्होंने प्रोटीन को ही है, लेकिन एक है वो स्टार्ट कर देगा एक तरफ से, प्रोटीन को एक एक अमाइनो एसिड अलग करता जाएगा। एक एक का काम इस तरह है कि वो लंबी चेन अगर 10 की चेन है तो पांच पांच करेगा, फिर पांच को ढाई ढाई में कर देगा, ढाई को फिर इस तरह तोड़ना था, सेंटर से तोड़ता है। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट इनकी फंक्शनिंग है। अल्टीमेट इनका काम क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। कुछ जो है वो पेप्टाइड्स बना देंगे। पेप्टाइड से मुराद है कि थोड़ी छोटी चेन, मतलब अमाइनो एसिड की बड़ी चेन होती है तो प्रोटीन कहलाती है, लेकिन अगर छोटी छोटी चेन्स बना देंगे तो पेप्टाइड्स हैं। कुछ पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देंगे, कुछ डायरेक्टली अमाइनो एसिड बेसिक लेवल पे उसको डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट लेवल होता है इनका। और लास्ट पे है न्यूक्लियोसिस हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड्स की डाइजेशन के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के चार पार्ट हैं, तीन सॉरी, सीकम, कॉलम एंड रेक्टम। अब जो इसमें सीकम है ये पहला पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, और ये एक्सपेंडेड पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये इलियम से, इसके अंदर ज्यादा हम नहीं बताया हुआ। इसके अंदर जो उसने क्या कहा कि ये इलियम से जो है वो अपने मटेरियल को लेता है और उसके बाद कंपैक्शन स्टार्ट कर देता है। कंपैक्ट करना, कंपैक्ट करना मतलब होता है सुकेड़ना। सुकेड़ने का क्या मतलब है कि ये मटेरियल की जो है लेवल को डाउन करता है, पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और उसका जो एक वॉल्यूम है उसको कम करेगा। जिस तरह क्या करते हैं कूड़ा, अब पूरा का पूरा कूड़ा जो मैनेज करना मुश्किल है, उसको जला के राख बन जाती है, राख एक डब्बी जितनी। ठीक है, तो इसी तरह ये उसमें से पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मैक्सिमम चीजें जितनी एब्जॉर्ब हो सकती हैं वो करता है, और बाकी जो मटेरियल है उसका वॉल्यूम क्या करता है, कम कर देता है। इसको कहते हैं कंपैक्शन। तो स्टार्ट कौन करेगा कंपैक्शन को, सीकम। उसके बाद कॉलन है। कॉलन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन। चार रीजन है इसके, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड। असेंडिंग क्या है, बेसिकली नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा। होता यही है कि स्टमक से जो इंटेस्टाइन जा रही है वो इस तरह रोल होती 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 एंड तक चली जाती है, और वहां से दोबारा से एक ट्यूब, बड़ी वाली ट्यूब ऊपर की तरफ आती है। वो है ट्रांसवर्स साइड, सॉरी असेंडिंग पॉइंट ऑफ या असेंडिंग पार्ट ऑफ कॉलन। उसके बाद वो टेढ़ी होती है, यहाँ पे ड्रॉ नहीं होगी, मैं लैपटॉप पे जाकर ड्रॉ करता हूँ अगर नमाज में पढ़ा हो। उसके बाद हमारे पास ट्रांसफर्स आता है, वो टेढ़ा रीजन होता है। उसके बाद डिसेंडिंग नीचे आती है, और लास्ट पार्ट जो है वो सिग्मोइड होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है इस तरह करके एक पार्ट होता है। कैमरा तो ऑफ कर लिया करो, पता नहीं ये फिर चेक करना पड़ जाएगा। ये देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह करके रोल करती करती आती जाएगी, नीचे तक आती जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ चलना शुरू होगा, तो ये सिकम आ गया। उसके बाद ये असेंडिंग आ गया उसका कॉलन, ये ट्रांसवर्स आ जाती है। ठीक है, ये डिसेंडिंग आ जाती है इस तरह नीचे। और इस तरह जो एन एस से वाला पोर्शन है वो सिग्मोइड हो जाता है, और यहाँ से ये पोर्शन जो है ये इस तरह करके ये लास्ट पार्ट होता है, जिसको आप क्या कहते हो, ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हो रेक्टम। ठीक है, यहाँ से शीट आउट हो जाता है, तो ये इसका पैटर्न होता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है
ये हो गया। उसके बाद रेक्टम है जो कि लास्ट पोर्शन होता है। इसके अंदर जो है ये एक्सपेंडेबल ऑर्गन है जो कि फीसिस की टेम्परेरी स्टोरेज करता है। तो टेम्परेरी स्टोर हाउस ऑफ फीसिस इज रेक्टम। 15 डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो लास्ट 15 सेंटीमीटर या 6 इंच होते हैं, यानी कि एक छोटा स्केल जो होता है वो रेक्टम का होता है, ठीक है। फिकल मटेरियल इन रेक्टम ट्रिगर अर्ज टू डेफेकेट। और जैसे ही फिकल मटेरियल जो जो मैस है बाकी बचा कुचा वो रेक्टम में आता है, तो वो स्टिमुलेट करता है डेफिकेशन को कि अब जो है वो मटेरियल को एक्सक्रीट आउट कर देना चाहिए। एनल कनाल है और एनएस है। एनल कनाल जो लास्ट पोर्शन ऑफ रेक्टम है, और इसके अंदर कॉलम्स होते हैं, स्मॉल लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड, ताकि ये एक्सपैंड कर सके प्रॉपर्ली और मटेरियल को डेफिकेट कर सके। और एनएस जो है जिसको आप एनल ऑरिफिस भी कहते हैं, ऑरिफिस सुराख को कहते हैं, ठीक है, होल को। इट इज एग्जिटिंग पॉइंट ऑफ एनल कनाल। और एनल कनाल का जो एग्जिट पॉइंट है जहां से फीकल मटेरियल बॉडी से बाहर निकल जाएगा, वो क्या होता है, वो एनएस कहलाता है। और ये कैरेटनाइज्ड एपिडर्मिस है, ठीक है। बाकी ऊपर इससे पहले पहले क्या थी, सारी नॉन कैरेटनाइज थी। और जो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन थी, वो थी सिंपल कलमनर, ठीक है। ये क्योंकि स्किन का पार्ट होता है एनएस जो है लास्ट पोर्शन, तो ये स्किन का बना होता है स्किन का, तो इसको हम कैरेटनाइज एपिडर्मिस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट फंक्शन है। इसके अंदर बहुत सारे वाइटामिन जो हैं बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरिया वाइटामिन को प्रोड्यूस करता है, उसकी एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होती है। अब विटामिन आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट सर्व एज को फैक्टर और को एंजाइम इन मेटाबॉलिज्म। विटामिन ऑर्गेनिक हैं जबकि मिनरल्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। ये एक डिफरेंस है, वैसे ही बता रहा हूँ जनरल नॉलेज का। गट माइक्रोफ्लोरा मेक 3 विटामिन दैट सप्लीमेंट डाइट। कौन से हैं यू कैन ऐड, मुझे सिर्फ विटामिन के का पता है। बाकी मैं चेकआउट करके मैं फिर आपको इसमें ऐड कर दूंगा। उसके अलावा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अभी बताया, कंपैक्शन। जब वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंपैक्शन, मटेरियल का वॉल्यूम कम कर देना। और लास्ट पे क्या है कि फिकल मटेरियल को स्टोर करके उसको डेफिकेट कर देना। दैट वाज ऑल अबाउट डाइजेशन। इफ यू आर क्लियर यू कैन से ओके। और अगर क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लो।